वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं अभिनव राज आपके लिए लेकर आ गया हूं 65th बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। और ये हमारी ऑनगोइंग सीरीज है जिसका ये थर्ड पार्ट है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के ऑलरेडी 75 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। और आज हम टोटल 37 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फोर्थ पार्ट में यानी कि टोटल 150 सवाल हम लोग 4 वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिसका ये तीसरा पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76 से। और यहाँ कहा जा रहा है कि 2019 यानी कि 2019 में गुट निरपेक्ष, या इसको इंग्लिश में अगर कह दें तो नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको कहा जाता है नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये आप जानते हैं कि नेहरू जी के जमाने की बात है, तब ये शुरुआत किया गया था किसी भी ब्लॉक के साथ ना जुड़ने पर, जब दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड के रूप में जानी जाती थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसका जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ, ठीक है, मंत्री स्तरीय बैठक समन्वय वीरों की कहां पर हुई थी 2019 में। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे सवालों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए अगर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है। हालांकि ये 2020 जो है, ये मैक्सिमम जो भी समिट्स हुए हैं ये तो वर्चुअल हुए हैं, यानी ऑनलाइन हुए हैं, वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंस के मदद से हो पाए पेंडेमिक के दौरान। फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, नंबरिंग वगैरह याद रहना चाहिए। इसका सही जवाब मैं बता दूं तो इसका करेक्ट आंसर है 76 का ऑप्शन ए, यानी वेनेजुएला। वेनेजुएला की इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही बुरे हालत में है। आप जानते हैं वेनेजुएला साउथ अमेरिका का देश है। ये पेट्रोलियम पर आधारित एक देश हुआ करता था जिसके पास इनॉर्मस पेट्रोलियम का रिजर्व है, लेकिन अभी ये आर्थिक तंगी और हाइपर इन्फ्लेशन को झेल रहा है। इसकी राजधानी काराकास है, ठीक है। तो 76 और 76 का सही जवाब ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते हैं और कहा जा रहा है कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले कौन से वो व्यक्ति हैं जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं भारत के यूएन में। यानी कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था। यहाँ पर आपके पास 4 नाम दिए गए हैं और 5वां ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली जानना चाहिए। और इसका मैं डायरेक्ट आपको सही जवाब बता दे रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अशोक कुमार मुखर्जी। ये वो व्यक्ति हैं जो कि सैयद अकबरुद्दीन साहब से पहले भारत के परमानेंट या अस्थाई कह लें कि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब आपको ये बताना है कि अभी सैयद अकबरुद्दीन साहब के बाद वो कौन से व्यक्ति हैं जो कि सही यूएन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि हु इज द डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड द फर्स्ट हिंदू मेंबर ऑफ यूएस कांग्रेस हु sued गूगल फॉर एट लीस्ट $50 million for its discriminatory action against his या her 2020 इलेक्शन कैंपेन। तो अब ये सारा जो है करेंट्स बेस्ड है, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सीधे इसका आंसर बता के आगे बढ़ जाता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तुलसी गावार्ड। क्वेश्चन 79 पर आ जाते हैं। ये बुक का नाम पूछा गया है कि इस बुक के लेखक कौन है, पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है। अ गैलरी ऑफ रैस्कल्स। और यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या टॉनी मैरिसन। और ऑप्शन ई, इसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर एक बुक का कवर भी नजर आ रहा है जहां पर लिखा गया है अ गैलरी ऑफ रैस्कल्स बाय रस्किन बॉन्ड। तो 79 का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो बुक्स एंड ऑथर्स की सूची आपको याद कर लेनी चाहिए, जैसे एशियन ड्रामा जो है या अरालू मरालू जो है, ये सब जो बुक है बहुत फेमस है और आपको पता होना चाहिए। जैसे लोलिता जो है वो व्लादिमीर नवखेव के द्वारा लिखी गई बुक है। इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये दांते की पुस्तक कौन सी है, नेहरू जी ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। अगर गांधी जी के बुक्स की नाम आपको एकदम याद रहने चाहिए। इस तरीके से रामास्वामी हैं, इन जो बहुत फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनके बुक के नाम तो आपको मालूम होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाते हैं और ये एक ऐसा डायनेमिक टाइप का क्वेश्चन था कि खुदरा फर्नीचर का विशाल कंपनी जो है, यानी कि रिटेल फर्नीचर जायंट, दुनिया भर में बहुत सारे इसके शोरूम्स हैं। आइकिया कंपनी का नाम है अकिया। ओके, तो इसने भारत में अपना पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला था। और इस तरीके से ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव।
सही जवाब आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा लॉजिक आप नहीं खोज सकते हैं, बस ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें हैं, ये बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं जो कि अपना अगर शोरूम खोलते हैं तो ये न्यूज बनता है बड़े स्तर का कि हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन होते हैं जैसे कि वॉलनट का फ्लिपकार्ट के साथ हुआ, ये सब कुछ पता होना चाहिए। थोड़ा अपडेट आपको इस तरीके से भी रहना पड़ता है, इन तरीके के डायनेमिक चीजों में भी अपडेट रहने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 81, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वेयर विल द समर ओलंपिक्स गेम्स बी हेल्ड इन 2020? बर्लिन में, पेरिस में, टोक्यो में या लॉस एंजलिस में? ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी जगह नहीं या एक से अधिक। सही जवाब क्या होगा वो तो आपके सामने नजर ही आ रहा है, टोक्यो 2020 लिखा हुआ। तो इन चीजों को आप देखें तो आपको ट्रेंड पता चलना चाहिए कि हाँ स्पोर्ट्स में भी आपको अपडेट रहने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं कि यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? इंग्लिश में अगर पढ़ दूं तो यूनेस्को इनॉग्रेटेड द सेलिब्रेशन ऑफ 2019 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टू सेलिब्रेट इट्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, कि पीरियोडिक टेबल बनने के कितने सालों बाद मतलब ये कितने साल पूरे हुए 2019 में, तो ये जश्न मनाया गया यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप सोचिए। चलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड की कहानी बताता हूं। तो बात है 1869 की। ठीक है, 1869 वो साल है जब माना जाता है कि डिस्कवरी हुआ पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके लिए काम आसान है। चलिए मैं आपको सही जवाब बता देता हूं कि ये 150 साल पूरे हो जाते हैं। ये ऐड कर लेंगे तो 2019 का साल आ जाता है। ओके, 2019। तो ये 2019 है। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ पल्सेस के लिए, रोड एक्सीडेंट्स के लिए कौन से ईयर डेडिकेट किए गए हैं, ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक यानी कि तलाक ए बिदत जो है को असंवैधानिक बना दिया था? अब आंसर इसका आप सोचिए, मैं इंग्लिश में तब तक क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। बाय पासिंग ट्रिपल तलाक लॉ रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया endorsed which year's ruling of the Supreme Court of India that had made a triple तलाक यानी कि तलाक ए बिदत एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो ये किस साल का वर्डिक्ट था, इसके आधार पर क्वेश्चन है। 2011, 2013, 2015, 17 या इनमें से कोई नहीं। ओके, सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 2017 की वर्डिक्ट थी, उसके बाद ही इस पर कानून बना दिया गया। तो बात है 2017 में ही 22 अगस्त को जब 5 मेंबर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये अपना डिसीजन सुनाती है। ओके, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। और 30 जुलाई 2019 को इंडियन पार्लियामेंट पास करती है जिस एक्ट का नाम है मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज एक्ट 2019। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और ये बता दिया गया कि इस तरीके से जो भी व्यक्ति अपनी वाइफ को तलाक ए बिदत के तहत ट्रिपल तलाक देता है मौखिक रूप में, व्हाट्सएप पर, फोन कॉल पे, तो ये इलीगल हो गया और ऐसा करने पर ये एक पुनिशिबल ऑफेंस माना जाएगा, उसको सजा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84, 84, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां होने वाला है? तो ये करेंट्स के आधार पर सवाल पूछा गया, आप समझ सकते हैं 2019 की है न्यूज। और यहाँ पर ब्राजील, भारत, चीन, रशिया ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको सही जवाब बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। और मैं आपको एक ट्रेंड बता देता हूं, आपको इस तरीके से भी समझ में आना चाहिए। जैसे कि इस साल तो किसी देश में नहीं हुआ, लेकिन आप सबको ये पता हो कि इस बार ऑर्गेनाइज कौन करेगा, ऐसा सवाल अगर पूछ लिया जाए तो जिस ऑर्डर में ब्रिक्स लिखा हुआ है ना, तो ये इसी तरीके से चलता है। जैसे ब्राजील कर लिया होस्ट, अगले बार रस्सा का टाइम होगा, फिर इसके बाद इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, इसके बाद फिर से साउथ अफ्रीका के बाद वापिस से ब्राजील। यही ट्रेंड जो है वो चलता रहता है इनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं कि हु बिकेम द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर द हिंदू आफ्टर मुकुंद
पद्मनाभन यानी कि मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? अब यहाँ 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। एन राम साहब, ओके, सिद्धार्थ वरदराजन, सुरेश नामबात और मालिनी पार्थसारथी। तो जो भी व्यक्ति हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं और आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये तो काफी आसान है आपके लिए। सुरेश नामबात, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, 85 और 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 86 नंबर सवाल, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? यहाँ पर हालांकि क्रिएटर वर्ड थोड़ा सही जम नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ नाम के बाद यहाँ ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं: सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह या आचार्य नरेंद्र देव। और आखिरी ऑप्शन नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन। इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बक्सर अभी का जो डिस्ट्रिक्ट है और उस समय का शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, उस जगह से ये इत्तेफाक रखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी तो होना ही चाहिए। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ओके, इनका जन्म कब हुआ है? तो 10 नवंबर 1871 को हुआ है। आरा जिला, जो आज का आधुनिक आरा जिला है, लेकिन उनका जो घर हुआ पैतृक, वो बक्सर जिला में पड़ता है, इस तरीके से। और ये बैरिस्टर थे पेशे से। इनके बारे में और भी आपको पता होना चाहिए कि 1910 से 1920 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष 1921 में बने हैं। बिहार और ओडिशा के राज्यपाल परिषद के सदस्य हैं और साथ ही विधान परिषद के अध्यक्ष भी। ओडिशा सीमा आयोग के अध्यक्ष भी रहे 1930 में। 1936 से 45 तक पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं और वह भारतीय राष्ट्र के प्रकाशक और हिंदुस्तान समीक्षा के संपादक भी थे। यानी बहुत ही विद्वान व्यक्ति, और इनका एक बहुत बड़ा औरा है, आप समझ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? आसान सवाल है मेरे हिसाब से, आप सभी जानते हैं इसका जवाब। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं: स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा या रामानंद मिश्रा, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। किसके द्वारा गठन किया गया है, अब आपको बताना है। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती। वैसे ये उत्तर प्रदेश जो राज्य है, वहां इनका जन्म हुआ है, लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा बिहार रहा है। महात्मा गांधी से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड व्यक्ति थे। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है, ये एनुअल गैदरिंग यहाँ पीजेंट्स की हुई थी सोनपुर मेला के दौरान 1929 की बात है, और स्वामी सहजानंद के लीडरशिप में। क्वेश्चन नंबर 88, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? 1601, 1632, 1774 या 1651? डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory at Patna in which year? 1601, 1632, 1774 या 1651? बताइए क्या होगा सही जवाब। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1632। ठीक, ऐसे चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी तो बहुत पहले बन गई है। ये कंपनी कब बनी है? तो 1602 में बन गई है, 20 मार्च को। और इसने अपना पहला फैक्ट्री जो है उसके 30 साल बाद पटना में लगाया, 1632 में। क्वेश्चन नंबर 89, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? हु एस्टेब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल। अब आपको सही जवाब बताना है, और एक ऑप्शन ई तो कॉमन ही है सब में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था बिहार में स्वराज दल। ओके, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्वराज दल बनाया गया था 1923 में। ये बात तो आप जानते हैं। और ये कहां पर ये सब कुछ हुआ काम? तो बिहार के गया सेशन में, कांग्रेस के गया सेशन कब हुआ था? तो 1922 के दिसंबर में हुआ था। ठीक है, और फरवरी 1923 की बात है। फरवरी, यहाँ मैं लिख देता हूं, फरवरी 1923 की बात है। इसका एक जो ब्रांच है वो ओपन हो जाता है बिहार में भी, अंडर श्री कृष्ण सिंह। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ पर्सनालिटीज के पिक्चर लगा दिए थे ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सके। ओके, तो जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने कंटेस्ट भी किया था बिहार और उड़ीसा के प्रोविंशियल काउंसिल
इलेक्शंस को नवंबर 1923 में, और 13 स्वराजिस्ट जो हैं वो इलेक्टेड हुए थे। ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है फिर भी। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं और कहा गया है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे। यानी यहाँ पर किंग अशोक की बात हो रही है। द नेम बाय व्हिच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस। किस नाम से? चक्रवर्ती या धर्मदेव या फिर प्रियदर्शी या धर्मकीर्ति। आसान सवाल, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि प्रियदर्शी। और इस नाम का मतलब क्या होता है कि वन हु रिगार्ड्स एवरीवन विथ अफेक्शन, जो सबको स्नेह से देखे। और इनको यानी अशोक को देवम प्रिय के नाम से भी जानते हैं, और इसका मतलब होता है बिलवेड ऑफ द गॉड्स। ओके। और अशोक के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, बिहार में एक लंबी इनकी मतलब विरासत पड़ी हुई है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 91 पर। और कहा गया है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। यानी उस समय के वैद्य के बारे में पूछा जा रहा है। बहुत ही बड़े डॉक्टर की बात की जा रही है। सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक या शौनक। अब सही जवाब आपको बताना है। ये आसान सवाल है, क्योंकि जब भी आप गुप्त डायनेस्टी को पढ़ते हैं तो उन्होंने पैट्रोनेज दिया था बहुत सारे पर्सनालिटीज को, तो इनका नाम जरूर आता है। और यहाँ सही जवाब है सुश्रुत। ओके, 91, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो सुश्रुत संहिता इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइविंग एंशिएंट कह लें कि जो भी एक बुक है मेडिसिन के ऊपर। और ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन टेक्स्ट है आयुर्वेदा का, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और सुश्रुत जो है इनको रिगार्ड किया गया है एज फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, और माना जाता है कि गुप्त डायनेस्टी के समय में ये मतलब यही उनका टाइम फ्रेम रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए, दाहिने से बाईं यानी ऐसे, जैसे उर्दू लिखते हैं इस तरीके से कौन सी लिपि लिखी जाती थी। ब्राह्मी, ख्रोष्टी, शारदा या नंद नागरी। सोचना है आपको और सही जवाब देना है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी ख्रोष्टी। ठीक है, तो ख्रोष्टी जो है वो दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है। और जब आप अशोका के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो आपको मिलता है जिक्र कि अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो ब्राह्मी और ख्रोष्टी दोनों ही लिपियों में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 93, और यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। Which one of the following ports was in use for the North Indian trade during Gupta period। और यहाँ पर ये पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं, कल्याण, ताम्रलिप्ति, भरोच, काम्बे। और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द एबव, मोर देन वन। तो देखिए, इसका सही जवाब तो है ऑप्शन बी यानी कि ताम्रलिप्ति। यानी ये बात हो रही है बंगाल के क्षेत्र की, वेस्ट बंगाल में। आप यहाँ ताम्रलिप्ति देख पा रहे हैं। बाकी ये जो भरोच है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी तरीके से ये वेंगी भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ उस समय का लोकेशन। लेकिन देखिए अब यहाँ पर लोग क्या गलती कर पाए, जो उन्हें लगा कि यहाँ उत्तर भारतीय व्यापार के लिए पूछा जा रहा है, तो भरोच भी और ताम्रलिप्ति दोनों ही उनको सही लगा, और इसके हिसाब से एक से अधिक वाला क्लॉज लगा के बहुत सारे लोग इसमें ऑप्शन ई करके आए थे। लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन बी इसका आंसर लिया है अपने आंसर की में, और कहा है कि नहीं, हम ताम्रलिप्ति को ही मानते हैं कि यही बस ट्रेड के लिए उत्तर इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में यूज किया जाता था। तो अब ये तो एक कंट्रोवर्शियल हो गया। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बहुत सारे हैं, और यहाँ पर कुछ ड्राई पोर्ट्स भी हैं, नदियों से कनेक्टेड थे उस समय। तो बहुत तरीके के यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी। लेकिन चलिए, बीपीएससी ने जिस आंसर को माना उसी को हम लेते हैं, ताम्रलिप्ति, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। यानी मुगल पेंटिंग है वो जेनिथ पर, एपेक्स पर किस राजा के समय में गई। जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। क्या होगा सही जवाब? तो जहांगीर। जहांगीर पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने खुद ही अपने से एक एल्बम भी कंपाइल किया था। उनका एल्बम काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 95, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दिया गया,
तो अब अगर आप परमानेंट सेटलमेंट को समझते हैं, रेतवाड़ी सिस्टम को समझते हैं, मनसबदारी सिस्टम को समझते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना था। आप बहुत ही फर्मली बता सकते थे ताकि सैनिकों की सुगमता से भर्ती की जा सके, यानी ऑप्शन बी। ओके, यानी फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू द आर्मी, इसके लिए ही मनसबदारी व्यवस्था लाई गई है। और आप जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को और मेडिएवल को, अकबर के समय को, तो ये चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। और ताकि एक सही रेगुलेशन बना रहे, उनको सैलरी जो है कैश में पे की जाए, तो यहाँ लैंड सेटलमेंट से भी जुड़ा हुआ ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन मेन यहाँ इसका सिस्टम जो है वो था रिक्रूटमेंट ऑफ आर्मी को लेकर, टुकड़ी रखनी पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 96 की अष्ट प्रधान का गठन किसने किया था? चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने या छत्रपति शिवाजी ने? अब आपके सामने तो आंसर पड़ा हुआ है और आप जानते भी हैं, तो ये छत्रपति शिवाजी और उनके द्वारा ये अष्ट प्रधान सिस्टम लाया गया था। जैसे कि आप नवरत्न जानते हैं अकबर के, इसी तरीके से ये इनके अष्ट प्रधान थे, जिसमें कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, तो एक न्यायाधीश हुआ करते थे, एक पंत प्रधान है, एक अमात्य है, एक सचिव है, एक मतलब ये मंत्री हैं, सेनापति, सुमंत और पंडित राव। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये अष्ट प्रधान छत्रपति शिवाजी के। क्वेश्चन नंबर 97, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? Which Delhi Sultan built maximum number of canals? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन या सिकंदर लोदी? अब ये एक अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसमें किसी को भी शक नहीं होगा। उस व्यक्ति के नाम पर एक दिल्ली में बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और इस व्यक्ति ने बहुत सारे नहर बनवाए, बहुत सारी हॉस्पिटल्स बनवाई, बहुत सारे कह लें कि सराय बनवाया, तो और शहरों का भी निर्माण बहुत सारा कराया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो तुगलक के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर देखेंगे कि इरिगेशन के डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम किया गया है। और इसने एक ऑफिस बनाई थी चैरिटी के लिए, जिसको कहते हैं दीवान ए खैरात, और एक स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगन। जो भी शहर हैं जैसे कि फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सब इसी व्यक्ति के द्वारा, इसी राजा के द्वारा सेट मतलब कि शहर बनाए गए हैं, फाउंडेशन उनका रखा गया है। ठीक है, जो हॉस्पिटल बनते थे, फ्री हॉस्पिटल, जिसको दार उल शफा कहते थे। ओके, तो ये सब आपको थोड़ा आइडिया रहते रहना चाहिए। क्वेश्चन 98 कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? Who used Hooghly as a base for piracy in Bay of Bengal? डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज या इनमें से कोई नहीं? जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो काफी इजीली बता पाएंगे कि ये हरकत पुर्तगालियों का था। पोर्टुगीज लोग जो हैं ये पायरेसी का काम करते थे बे ऑफ बंगाल रीजन में। ठीक है, बाद में इन्हें यहाँ से खदेड़ दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? अंडर हुज लीडरशिप वाज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्निस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, और मेरे हिसाब से ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसका रिपीटेशन बहुत बार हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, तो ये बात कब की हो रही है? तो ये बात हो रही है 1835 की, 1835 की बात हो रही है। स्लीमैन कैप्चर कर लेते हैं सैयद अमीर अली को, जिनको कि फिरंगिया भी कहते हैं, और इस तरीके से जो ठगी प्रथा है उसी समय खत्म की जाती है। तो स्लीमैन के बारे में ये बात आपको पता याद रखना चाहिए, अगर रिपीट होता है तो गलत ना हो कहीं। जब अंग्रेजों की बात हो ही रही है तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? द वायसराय हु फॉलोड एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज लॉर्ड मायो या मेयो कह लीजिए, लॉर्ड लिटन, डफरिन या कैनिन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। लिटन के द्वारा ही इस तरीके की आक्रामक नीति का पालन किया गया था
और ये 1876 में जो लॉर्ड लिटन है वो वायसराय बनते हैं। ओके, नियुक्त किया गया था वायसराय के रूप में। और नवंबर 1878 की बात है, यानी 2 साल बाद उन्होंने अफगानिस्तान मतलब जो पर आक्रमण कर दिया था, वो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 101, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऑप्शन होगा, कुछ का कहना है ये होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे वार्धा, सेवाग्राम, दांडी या साबरमती। सवाल पूछा गया था कि गांधी जी ने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस, इसका शुरुआत कहां से किया था? सवाल तो सिंपल ही था और शायद इसमें इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था जितना लोग हुए। तो ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने शुरू किया था। नमक कानून उन्होंने दांडी में तोड़ा था, लेकिन अब कुछ लोग इस पर मतलब कि इस तरीके से डिग हो गए कि दांडी ही होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन डी लिया गया फाइनली बीपीएससी के द्वारा कि साबरमती। ठीक। क्वेश्चन नंबर 102, साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 का है, साराबंदी कैंपेन, इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? और इसका नेतृत्व जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया वो है हमारे सरदार पटेल जी। यानी 102 नंबर सवाल, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इस अभियान में किसानों ने कर नहीं देने का निर्णय लिया। क्वेश्चन 103, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब पार्टीशन होता है इंडिया का, ठीक है, तो उस समय आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का आचार्य जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या सी राजगोपालाचारी? और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी आचार्य जेबी कृपलानी उस समय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। आचार्य कृपलानी 1947 में प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ठीक है। और 1951 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का स्थापना उन्होंने किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक। और इन्हीं की वाइफ हैं सुचिता कृपलानी, जो भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी हैं। क्वेश्चन 104 कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अब बाबू अमर सिंह या हरे कृष्ण सिंह या बाबू कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह? मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत आसान है, खासकर बिहार में अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है। और करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, यानी वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरीके से ही पता होना चाहिए कि ये किस जगह से आते हैं। तो ये उनका जो क्षेत्र हो गया वो है जगदीशपुर। ओके। और उनका क्लान कौन सा था? तो परमार राजपूत क्लान से ये बिलोंग करते थे। ये सब कुछ आप जानते रहिए, अच्छी बात है। और बात है दानापुर छावनी की, कि दानापुर छावनी के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और कुंवर सिंह ने 25 जुलाई 1857 को पटना में सैनिकों की कमान संभाली और फिर वो आगे चल के आरा से लीड करते हैं। इसके ऊपर भी सवाल 64th बीपीएससी में पूछा गया था। उसका आंसर जो लिया गया फाइनली बीपीएससी के द्वारा सही नहीं था स्टेप। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ कुंवर सिंह कौन व्यक्ति हैं। और मेंस के में इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया है कई बार 38 मार्क्स में, तो इसलिए कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा पता अच्छे से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 105, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? यानी कि एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान पूछा जा रहा है, हु लेड कल्टीवेटर्स ऑफ बिहार? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह या जेबी सेन? बताइए क्या होगा सही जवाब। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा सोचिए और आप सही जवाब इसका दे पाएंगे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है। और उन्होंने जमींदार विरोधी और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1920 में चुनाव परिषद के लिए चुने भी गए थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स
Which one has larger area under dense deciduous forest cover? यानी dense deciduous forest cover की बात की जा रही है। तो अगर आप मैप देखेंगे जो बिहार गवर्नमेंट की पब्लिश हुई है, उसमें अच्छे से कलर कोडिंग करके बताया गया है, तो आप इसका सही जवाब बता पाएंगे। ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर या नवादा। सोचिए करेक्ट आंसर, और इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे मैं उम्मीद करता हूं। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी चंपारण। अगर थोड़ा बहुत मुझे इन्फो देना हो तो मैं ये कहूंगा कि टोटल जो भी वेरी डेंस डिसाइडुअस फॉरेस्ट है बिहार में, उनका अगर टोटल एरिया कहा जाए तो 333 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसमें से करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर अकेले पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसके लिए वापस से आपको बिहार के मैप पर जाना पड़ेगा। मैं चाहता तो यहाँ बिहार का मैप लगा देता, वो मेरे लिए काफी आसान काम था, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसके लिए आपका जो एनालाइज करने का कैपेसिटी है, मैप को सोचने की जो कैपेसिटी है, वो अच्छी डेवलप होनी चाहिए, और यही सोच के मैंने ये मैप नहीं लगाया। और आप देखेंगे कि पटना डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफी ऐसे लंबा है, और पटना डिस्ट्रिक्ट में अच्छा खासा जो दूरी है वो गंगा नदी तय करती है। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। इसके पहले भी पूछा गया था कि बिहार में कितने जिलों को गंगा नदी टच करती है। तो ऐसे सवालों के लिए आप तैयार रहिए, मैप को एकदम जो है ना स्कैन कर लीजिए अपने आंखों में। क्वेश्चन नंबर 108, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च, ठीक है, घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? यानी किसी खास यूनिट एरिया में सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी किस बिहार के डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक है 2011 के सेंसस के अनुसार? आसान सवाल है, क्योंकि कोई भी आप अगर बुक उठाते हैं बिहार स्पेशल, वहां पर सबसे पहले पेज पर ये सारी जानकारी दी होती है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, यानी शिवहर, शिवहर डिस्ट्रिक्ट। और अगर ऐसे जानना चाहे तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 1880 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। पटना जो है इसमें 1823 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। दरभंगा में ये फिगर है 1728। और अगर आप बात करें वैशाली डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां के लिए फिगर है 1717। और बेगूसराय में ये 1549 फिगर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? अब आप वर्ल्ड मैप को देखिए और इन चीजों को एनालाइज करिए। अपना एटलस खोल लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दिए गए हैं: न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस और क्यूबा। और ऑप्शन ई है नॉन ऑफ द अबव। आपको सही जवाब बताना है इसका, और इसका करेक्ट आंसर है जापान, यानी कि ऑप्शन सी। तो आप देखिए जापान कहां पर लोकेटेड है, तो एशिया अगर कॉन्टिनेंट है तो इसके ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है जापान। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर वगैरह अगर आप डीप जियोग्राफी को समझना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसमें 4 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं: होक्काइडो आइलैंड, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। ये 4 आइलैंड हैं, और जापान की राजधानी है टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 110, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। यानी आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ ऐसे देखा जाए तो किस कंट्री का सबसे ज्यादा लेंथ होगा? रशिया, चिले, चिले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसकी राजधानी सेंटियागो है। चाइना, यहाँ पे चाइना है। और ये ब्राजील, ब्राजील ये आप देख पा रहे हैं। देखिए इसमें आपको जरूरत से ज्यादा बड़ा रशिया नजर आ रहा है, लेकिन ये मैप मेकिंग का दिक्कत है कि अगर आप शेप को रिटेन करना चाहते हैं तो फिर ये जो जितना दूर आप इक्वेटर से जाएंगे वो उतना बड़ा दिखता है। जैसे कि ये ग्रीनलैंड है, आप ग्रीनलैंड को देखें तो ये इंडिया से कई गुना ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर आप शेप को ध्यान नहीं देंगे और एरिया को सही प्रोपोर्शन में जब बनाना चाहते हैं तो उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये मैप मेकिंग की दिक्कत है। तो आप मैप को डायरेक्टली देख के इसका जवाब ना देने का प्रयास करें, बल्कि आपके पास इसके लिए डेटा होना चाहिए। डेटागत तौर पर आप इसका जवाब ढूंढिए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि चिल्ले। ठीक, थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, लेकिन कुछ
सोर्सेज हैं, जो कि अब थोड़ा ये अजीब बात ये है कि दुनिया इतनी आगे आ गई है, सब कुछ का लंबाई चौड़ाई मापा गया है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है। तो आधिकारिक आंसर जो है उसमें दिया गया था कि ये रशिया आंसर होगा, लेकिन फिर भी इसका करेक्ट आंसर चिले होगा। क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं। यानी आप जानते हैं कि ये जो देश हैं ये आइलैंड से ग्रुप के बने हुए हैं, आइलैंड के ग्रुप्स जिनको आर्कीपेलगो बोलते हैं। तो इस किस आर्कीपेलगो में सबसे ज्यादा देश हैं, आई मीन आइलैंड है। फिलीपींस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फिलीपींस है। यहाँ इंडोनेशिया, ये इसके जस्ट नीचे आपको इंडोनेशिया नजर आ रहा है। मालदीव्स, ये इंडिया के इस साइड में यहाँ पे मालदीव्स। और क्यूबा, क्यूबा कहाँ पर, तो ये क्यूबा जिसकी राजधानी हवाना है। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा आइलैंड किस देश में पड़ेंगे, तो वो पड़ते हैं इंडोनेशिया में। 17,500 के करीब आइलैंड्स हैं। फिलीपींस में करीब 7,500 आइलैंड्स हैं। मालदीव्स में 1200 आइलैंड्स हैं और क्यूबा में करीब 4,000 आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 112, और यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। केसर यानी कि सैफरन। अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज व्हिच वन इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड या ईरान। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आप जानते हैं केसर जो है फूल से तैयार किया गया मसाला है, गर्म मसाला है, काफी उससे लजीज खाना बनता है। और ये किस देश में सबसे अधिक होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी ईरान। 112 नंबर सवाल, उसका सही जवाब ईरान। ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था जहां से बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पिक कर लिया था। तो किस देश में किस चीज की प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक है, प्रोडक्शन अधिक है, इंडिया में, इंडिया किस चीज में लीड कर रहा है, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। इस तरीके से हमने 112 सवाल देख लिए और उसका पूरा ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और फिर हम आगे मिलेंगे तो रिमेनिंग 113 से लेके 150 नंबर सवाल तक डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रह जाते होंगे, लेकिन अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप doubt.studyiq@gmail.com पर लिख सकते हैं या फिर नंबर्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।